नीट का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट के सिलेबस के कुछ जो चैप्टर्स हैं। इतने सारे चैप्टर्स के लगभग 100 चैप्टर्स हैं नीट के सिलेबस में, लेकिन इन चैप्टर्स में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनके ऊपर मेजॉरिटी क्वेश्चंस बनते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये जान पाएंगे कि नीट के सिलेबस में मेजॉरिटी क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से आते हैं। स्पेशली सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स से, तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट को कवर किया गया है एंड इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि कौन से चैप्टर के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिन पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका वहाँ से अच्छा खासा स्कोर बन सकता है, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो नीट में बार बार पूछे गए हैं, जिन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फिजिक्स में बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स तो करना ही है। बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स बहुत कंपलसरी है, इसको तो करना ही है। इसके ऊपर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपसे अगर आप बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स कर लेते हैं तो आपको पूरी फिजिक्स काफ़ी इजी लगने वाली है, यकीन मान के चलिए। उसके बाद में फिजिकल वर्ल्ड है। अगर आपके पास में टाइम होता है तो आप एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़िए इस चैप्टर को, बहुत अच्छी फील आएगी आपको। फिजिक्स में फील आएगा ना, फिजिक्स आप कर तो रहे होंगे बट मज़ा तब आएगा जब आप एनसीईआरटी करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त है तो ही करिए, वरना आप एनसीईआरटी को हाथ भी मत लगाइए। फिर यूनिट एंड डायमेंशंस में आते हैं, तो यूनिट एंड डायमेंशंस में आपके सिर्फ 3 ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो नीट में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। वो हैं यूनिट कन्वर्जन, दूसरा है डायमेंशनल एनालिसिस और तीसरा है एरर्स। यहाँ से क्वेश्चंस इसके काफ़ी सारे बनते हैं, तो इन 3 टॉपिक्स पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन जो ये टॉपिक्स हैं जो मैं बता रही हूँ उन पर आपको ज़्यादा जोर लगानी है, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पीवाईक्यूज में काफ़ी सारे इनके ही क्वेश्चंस हमें देखे गए हैं। और काइनेमेटिक्स पे अब आते हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 2D में। तो मोशन इन 1D में तो आपको 3 ही इक्वेशन याद रखनी है। जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन से 3 ही इक्वेशन है, उन्हीं को याद रखना है और उन्हीं के यूज़ से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दोनों मेथड सीखनी है, किस तरीके से हम उनका न्यूमेरिक पोर्शन वाला सॉल्व करते हैं और ग्राफिकल मेथड क्या है, दोनों मेथड सीखनी है। दोनों मेथड को अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में। ग्राफ्स की प्रैक्टिस यहाँ से बहुत अच्छे से करनी है। जब आप बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स कर रहे होंगे वहाँ आपने ग्राफ्स सीखे होंगे, वो ग्राफ्स आपको यहाँ बहुत काम आने वाले हैं और पूरे फिजिक्स में इवन आपको वो ग्राफ्स काम आएंगे। तो ग्राफ्स बहुत अच्छे से कर लेने हैं तैयार, आपको ग्राफ्स पढ़ने आने चाहिए। और मोशन इन 1D और मोशन इन 2D में आपको रेन एंड मैन प्रॉब्लम मिलेंगी। रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, बारिश गिर रही है, आदमी दौड़ रहा है, छाता कैसे पकड़ेगा, या फिर बिल्डिंग के ऊपर से किसी ने नल की पाइप लगा दी तो वो पानी कितने दूर तक जाएगा, उसकी रेंज कितनी रहेगी। आप पतंग उड़ा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी पतंग कितनी हाइट तक, आप यहाँ से किसी को पत्थर फेंक के मार रहे हैं तो पत्थर कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी रेंज तक जाएगा, कितने वेलोसिटी से आप मार रहे हैं, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे सीखेंगे मोशन 2D में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वहाँ पे बहुत इन्जॉय करेंगे आप फिजिक्स को वहाँ पे। लेकिन आपको ये जो टॉपिक्स हैं, मोशन, ये जो चैप्टर है मोशन इन 1D, काइनेमेटिक्स है, NLM है, वर्क एनर्जी पावर है, इन चैप्टर्स की थ्योरी बहुत कम है और थ्योरी पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि इन चैप्टर्स की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, पीवाईक्यू सारे सॉल्व करने हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D में यही जो टॉपिक्स हैं बस यही आते हैं। आपको फॉर्मूले बहुत कम है, वहाँ पर इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, आप झट निकाल सकते हैं फार्मूला। अगर आपको एक का फार्मूला पता है दूसरे को आप ऐसे ऐसे निकाल सकते हो। और मोशन इन 2D में भी, मोशन इन 2D इज़ नथिंग बट मोशन इन 1D, वो भी 2 बार, ठीक है। तो मोशन इन 2D इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। मोशन इन 1D आप करके निकले हैं तो मोशन इन 1D को ही 2 हिस्सों में बांट दिया तो वही मोशन इन 2D हो गया। फिर उसके बाद में NLM में आते हैं, तो NLM में आपको प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से मिलेंगी। लेफ्ट एंड मैन प्रॉब्लम मिलेगा आपको, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, या फिर लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है ऊपर जाते टाइम, लिफ्ट नीचे जाते टाइम एक्सीलरेट कर रही है।
ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और आपको सिस्टम ब्लॉक सिस्टम मिलेगा कि यार एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा है, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, और फिर उनके बीच में फ्रिक्शन है नहीं है, एक्सेलरेशन कितना क्या होगा, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं, इसको अच्छे से सीख लेना है। फिर कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप आती है कि यार एक डब्बा एक पुली से अटैच है, वो पुली 2 पुलियों से अटैच है, फिर वो 2 पुलियों में से आगे और पुलियाँ अटैच हैं, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर रोप में टेंशन निकालनी होती है। तो वो वाले क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आपको उन पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप निकालना है, फ्रिक्शन पे आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी बहुत कम है इन चैप्टर्स में, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज़्यादा आप फिजिक्स को फील कर पाएंगे। और 11th का जो पोर्शन है ना, अगर आपका 11th का पोर्शन स्ट्रांग होता है ना, तो आप फिजिक्स में बढ़िया फील करते हो। पर क्योंकि 12th का पोर्शन तो इजी है, 11th का पोर्शन है जो थोड़ा सा कठिन लगता है। और मगर अगर इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, फील आ जाती है, आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप 11th का पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क एनर्जी पावर में। तो वर्क एनर्जी पावर में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ही हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व कर लेंगे ईजिली। वहाँ पे बड़ी बड़ी इक्वेशंस का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आता है तो। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है ना जो आप आगे 12th के पोर्शन में बहुत यूज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट आप 11th में भी वर्क एनर्जी पावर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स और ऑसिलेशन, ग्रेविटेशन, वेव्स, और 12th के पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल वाला पोर्शन और अपना मैग्नेटिज्म, यहाँ आप हर जगह मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को बहुत सारी जगह यहाँ आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर में एक और टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कोलिजन। कोलिजन एक थोड़ा सा अच्छा बढ़िया सा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस में लेकर आना है। इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, आपको अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, क्योंकि ये टॉपिक पे अच्छे से ध्यान दीजिए। फिर पावर है, पावर के लिए पावर के इजी क्वेश्चन बनते हैं, पावर के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये 2 फॉर्मूला याद रख लेते हैं तो पावर के ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन में आपको एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी आती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सर्कुलर मोशन में आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, किसको कैसे डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरा चैप्टर है जो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास आपको फिजिक्स में इधर उधर घूमता हुआ भी मिलेगा। जैसे आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इधर उधर घूमता हुआ मिल रहा था ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको बहुत सारी जगह घूमता हुआ मिलेगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में सब कुछ जो चल रहा है यार वो एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है। एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चली जाती है, मास एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन अगर आपको आता है तो आपको बहुत सारी फिजिक्स बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या करना है, तो यार बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते हो। बायोलॉजी के लिए आप एक सीक्वेंस को अगर फॉलो करेंगे ना तो नो सजेशन। बायोलॉजी में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें छोड़ दें तो नीट हमारे लिए आसान हो जाए, जानना चाहते हैं ना आप? नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई ऐसे चैप्टर ही नहीं है जिसे आप छोड़ दें तो आपके लिए नीट आसान हो जाए। आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक के हर एक चैप्टर की हर एक लाइन, एनसीईआरटी की हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। ईच लाइन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। पहले आप सेल डिवीजन, सेल से शुरू कर सकते हैं, सेल डिवीजन। इसके बाद में फिर 12th का पोर्शन उठा लीजिए, जेनेटिक्स उठा लीजिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उठा लीजिए, फिर रिप्रोडक्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी के दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिए, इकोलॉजी कर लीजिए, उसके बाद में ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो कर लीजिए। सारे के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ईच लाइन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए। टॉपिक क्या बताऊँ मैं, लाइन ही, हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है यार। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनता है, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
और आपको लगा होगा कि यार थंबनेल में तो ये लिखा हुआ है कि क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता दिए हैं कि सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो यार फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप कम ध्यान दें, कुछ पे ज़्यादा ध्यान दें तो आपका फिजिक्स बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी में आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप 300+ भी लाना चाहते हैं ना, तो आपको पूरी NCERT पढ़नी पड़ेगी। हर एक लाइन आपको देखना होगा, हर एक लाइन आपको पढ़नी होगी, हर एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कहाँ कौन सा डायग्राम दिया है, डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, सब आना चाहिए आपको। तभी आपका एटलीस्ट 300+ तो आएगा ही आएगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें याद रख पाते हैं और उस मोमेंट में आपको याद आती है तो आपको 360 स्कोर हो पाएगा। दिस इज हार्श ट्रूथ बट इट इज ट्रूथ। आपको पढ़ना पड़ेगा सारा का सारा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं। फिजिक्स में हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे आप थोड़ा कम ध्यान दें तो चलेगा, जिन पे आप थोड़ा कम मेहनत करें तो चलेगा, लेकिन बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। इवन केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को आपको बायो की तरह पढ़नी है, उन्हें भी आपको बायो की तरह टाइम देना है, NCERT से कवर करना है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है कि आप कुछ टॉपिक कर रहे हैं, कुछ टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया, नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ दिया। उससे स्कोर्स तो फ्लक्चुएट होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने आप अगर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी से कुछ छोड़ के जाते हैं। तो कुछ छोड़कर मत चाहिए। अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम को, मई में एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग 8 महीने आपके पास। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, सब पढ़िए। विश यू वेरी गुड लक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।